यूनिट फर्स्ट। आज पहले इसका सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि लीनियर अलजेब्रा में हमें पढ़ना क्या है। तो यूनिट फर्स्ट लिखो। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसमें? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस। सेकेंड टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं सब स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होगा, सब स्पेस क्या होगा। थर्ड टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे पहला वेक्टर स्पेस, सेकंड सब स्पेस। थर्ड टॉपिक लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन इसी में आप लिख सकते हैं स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैनिंग सेट, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैनिंग सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इधर लिख देता हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, फिर लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है। उसके बाद इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ नंबर में बेसिस और फिर डायमेंशन, बेसिस, डायमेंशन और कोसेंट सेट या कोसेंट स्पेस। कोसेंट स्पेस, फिर डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम। फिर इसी में लिख लेंगे फिफ्थ नंबर काउंटिंग ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट और बेसिस एंड सब स्पेसेस। ये हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। लिख लो सभी। और इसी में हम साथ में पढ़ेंगे 6 नंबर आप डाल सकते हो, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और इसी में एंड इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ये सारी चीजें यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे, लिख लो। जिसमें वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैनिंग सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट और बेसिस, डायमेंशन, कोसेंट स्पेस, डायरेक्ट सम और काउंटिंग ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, बेसिस क्या होती है, कितनी बेसिस बनेंगी ये काउंट करना है। और लास्ट में हम इसमें स्पेस, जो सब स्पेस हैं वो हमें काउंट करने हैं। ठीक है। उसके बाद फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है और इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है। ये यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। यूनिट सेकंड लिखें। यूनिट सेकंड लिखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टीज। और सेकंड लिखेंगे इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर लिखें इसमें काउंटिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, काउंटिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, काउंटिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और 4 नंबर लिख लेंगे इसमें स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें 4 नंबर स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें आप लिख सकते हैं प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन। पहले यहाँ लिखो स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसमें आप फर्स्ट लिखो प्रोजेक्शन, उसमें आप फर्स्ट लिखो प्रोजेक्शन, सेकंड लिखो रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, सेकंड लिखो रिफ्लेक्शन, फिर लिखो रोटेशन, रोटेशन, फिर लिखो परमुटेशन ऑपरेटर, परमुटेशन ऑपरेटर्स, परमुटेशन ऑपरेटर्स, एंड लास्ट में ये लिख लेंगे ऐसे, देखो टी ए ऑपरेटर, ऐसे टी ए ऑपरेटर, टी ए ऑपरेटर, टी ए ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा यूनिट सेकंड होगा। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से एग्जाम में ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको मैं केवल क्वेश्चंस के लिए नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये आपको इसमें हर टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप इनको अच्छे से सीख गए ना, तो आपको एक भी मैट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, भले ही आप कोई भी मैट्रिक्स पढ़ रहा हो, लेकिन आपको फिर मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर मैट्रिक्स को मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ाऊंगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपकी करने की अप्रोच अलग होगी, और जो बच्चा मैट्रिक्स से पढ़ेगा इसको, उसको अप्रोच अलग होगी। कभी आपके सॉल्यूशन मैच नहीं होंगे, क्वेश्चन एक ही होंगे, एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपके इसमें बुकलेट में ईयर वाइज लगे हुए होते हैं, आप पेपर में मैच कर सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस की जो अप्रोच होगी आपकी डिफरेंट होगी। फिर आपको कोशिश करना है कि आप, क्योंकि देखो कभी भी अप्रोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पर क्वेश्चन पे वेरी कर रही है। ये क्वेश्चन आया तो इसके लिए कुछ अलग लगा रहे हैं आप, ये क्वेश्चन आया तो वो तो टीचर के माइंड में आ रहा है, आपके माइंड में कैसे आएगा? आप थोड़ी एग्जाम में आपको पहले से वो क्वेश्चन आते हैं, आप तो रैंडम जाके वहां पे बैठोगे तो आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे उस पर अटैक करोगे, ये चीज जरूरी है। तो आपकी अप्रोच आपको जो बनानी है, आप वेक्टर स्पेस में अच्छी कमांड करें। कोई चीज नहीं समझ में आए 2 बार सीखें आप, लेकिन ये दोनों टॉपिक अगर आप सीख गए ना, आगे आपको लीनियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हर मैट्रिक्स को अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ेंगे, और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी अपन यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जनरेट करेंगे, हम एक भी अलग से प्रूफ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ये सिलेबस याद हो गया 2 यूनिट का। थर्ड यूनिट लिखो, इसमें सबसे आसान यूनिट है, 1 दिन की यूनिट है, 2 दिन मान लो ज्यादा से ज्यादा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लिख लिया था ना सबने साथ में? नेक्स्ट लिखो यूनिट थर्ड, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिट 4 लिखो, यूनिट 4। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ही टॉपिक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आते ही आता है, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लिखो यूनिट 4, सबसे पहले आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर,
आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। सेकंड लिखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सेकंड लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। ये नोटेशन याद रखेंगे इनके सबके। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स प्रॉपर्टी। फिर लिखो आइगन स्पेस, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, थर्ड लिख सकते हो इसमें आइगन स्पेस, आइगन स्पेस, आइगन स्पेस, और जिसको हम ई लैम्डा से डिनोट करेंगे। किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस है उसको हम ई लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आइगन स्पेस, और फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जीएम जिसे बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो लिखें इसमें आइगन स्पेस, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जिसे हम जीएम बोलते हैं, फिर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और 4 नंबर पे, यहाँ पे 4 नंबर पे लिखें स्पेशल मैट्रिसेस, स्पेशल मैट्रिसेस। 4th नंबर लिखें स्पेशल मैट्रिसेस, जिसमें आप मैट्रिक्स के नाम लिख सकते हैं। स्पेशल मैट्रिसेस जिसमें आप मैट्रिक्स के नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखो स्पेशल मैट्रिसेस, तो जिसमें यहाँ लिख देता हूँ इधर ना, स्पेशल मैट्रिसेस जिसमें फर्स्ट आप लिखें आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकंड इसमें लिख सकते हो आप इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और थर्ड लिख सकते हैं आप इसमें निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। 4 नंबर आप लिख सकते हैं इसमें परमुटेशन मैट्रिक्स, परमुटेशन मैट्रिक्स, परमुटेशन मैट्रिक्स। 5th नंबर आप लिख सकते हैं, 5th नंबर आप लिख सकते हैं जिसमें हम बोलते हैं इसको स्पेशल मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है, जिसे ए बराबर, या अपन तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से लिखेंगे टी बराबर ए बी ट्रांसपोज, ये स्पेशल मैट्रिसेज में आते हैं। ऐसे टी ए ऑफ एक्स, टी ऑफ ए ऑफ एक्स बराबर ए एक्स टाइप की जो मैट्रिसेज हैं ये लिख सकते हैं सारे ना, आगे पढ़ेंगे अपन सारी सारी चीज़ें। इसी में लिख सकते हो आप एंड टी ए ऑफ एक्स बराबर ए एक्स टाइप की जो मैट्रिक्स है ये लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया, परमुटेशन मैट्रिक्स हो गया, ए बी ट्रांसपोज टाइप का मैट्रिक्स हो गया जहाँ ए और बी दोनों नॉन जीरो होते हैं, एक टी ए ऑफ एक्स ए एक्स टाइप का मैट्रिक्स हो गया। इसमें फिर नेक्स्ट लिखो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखो, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सारे लिख लो जितने भी हैं। वैसे मैं तो लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मैट्रिक्स मैट्रिक्स कर रहे हो तो लिख लो। मैं तो पहली बार ही लिखवा रहा हूँ ये मैट्रिक्स का नाम, वरना ये ऑब्वियस चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। लिख लो सिलेबस में, वरना आपको लगेगा सर ने मैट्रिक्स पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे ना। सिलेबस में मैं लिखवाता नहीं हूँ वैसे इनको। लिख लो इसमें हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जो जो जानते हो सारी लिख दो। निलपोटेंट, सॉरी वो हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिटरी, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी लिख लो, यूनिटरी मैट्रिक्स लिख लो, और एक इसमें आप एक कंपेनियन मैट्रिक्स लिख सकते हो, कंपेनियन मैट्रिक्स भी लिखेंगे। कंपेनियन मैट्रिक्स, वंडर मॉड मैट्रिक्स,
खूब सारी मैट्रिक्स हैं दुनिया भर की, वंडर मॉड मैट्रिक्स, और भी स्पेशल टाइप की खूब मैट्रिक्स आएंगी। वंडर मॉड मैट्रिक्स, और हाँ, जैसे आती नहीं है एग्जाम में, लेकिन वो ये बच्चे खुश हो जाते हैं, पढ़ा देंगे। कंपेनियन मैट्रिक्स से ये आता है, कंपेनियन मैट्रिक्स से वो आता है। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस के नाम है। वैसे मैंने बुकलेट में, मैंने कहा ना आपको, बुकलेट में सारी मैट्रिसेस के बारे में सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहले कुछ भी नहीं पढ़ना। केवल मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, केवल और केवल आप डेफिनेशंस पढ़ के आएंगे। जैसे देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इसमें सारी मैट्रिसेस मैंने लिखी हुई हैं। देखो ये मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लेना भले, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आपको, कहीं कुछ भी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप पढ़ के देख लेना, क्वेश्चन तो एक होगा नहीं आपसे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये जमाना गया अब नेट वाला, क्योंकि ये पहले आते थे जब आसान पेपर हुआ करते थे। आजकल पेपर ऐसा नहीं आता। आजकल जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बेस्ड जितनी प्रॉपर्टीज, आप जितना ज़्यादा उस पर रिसर्च करके जाओगे ना चीज़ों पे, उतना ज़्यादा जल्दी पेपर करके आते हो। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे, ये लिख लिए ना सारी की सारी, कोई बच्ची तो नहीं है, लिख लो। तो फिर इसमें डायग्नाइजेबिलिटी, तो नेक्स्ट इसमें इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना, जैसे ये तो उसमें मैट्रिसेज में आगे थे सारे के सारे, फिर यहाँ जो भी हेडिंग चल रहा था उसमें लिख लेंगे डायग्नाइजेबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी, डायग्नाइजेबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये यूनिट 4 में पढ़ेंगे। डायग्नाइजेबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी, डायग्नाइजेबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी, डायग्नाइजेबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट इसमें आप लिखें यूनिट 5, स्क्रीन रोटेट करने का वहीं उसी में आपके मोबाइल में ही आएगा ना, रोटेट तो हो जाती है स्क्रीन, तो देखो उसमें मिलेगा कहीं ना कहीं ऑप्शन। या फिर आप जो दूसरे नंबर है ना अपने इंस्टीट्यूट के, उस पर आप एक बार कॉल करके पूछ लो, वहाँ पे ना बता देंगे। तो ये यूनिट 4 हो गया। अब यूनिट 5 लिख लो, यूनिट 5। तो यूनिट 5 में केवल जेसी फॉर्म पढ़ना है हमें, जेसी फॉर्म, जेसी फॉर्म जिसे बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं इसकी, जेसी फॉर्म जिसे बोलते हैं अपन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। और इसमें आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तो इसी में आ जाता है इनवेरिएंट स्पेस, जेसी फॉर्म इनवेरिएंट, इनवेरिएंट स्पेस, इनवेरिएंट स्पेस, जेसी फॉर्म इनवेरिएंट स्पेस, डायरेक्ट सम ऑफ इनवेरिएंट स्पेस, डायरेक्ट सम ऑफ, डायरेक्ट सम ऑफ इनवेरिएंट स्पेस, डायरेक्ट सम ऑफ इनवेरिएंट स्पेस, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। और यूनिट 6 जो हमारी लास्ट होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है और सबके छक्के छुड़ा देती है। इसमें जो अच्छा खेल गया ना, वो मान लो लीनियर में सुपर होगा। सबसे टफ, सबसे अच्छी यूनिट जिसे कहते हैं, जो कह सकते हो ना आप कि मेरे को लीनियर आता है, तो ये आना चाहिए। अगर आप किसी के सामने जाके ऐसा बोलते हैं कि मेरे को लीनियर आता है, तो ये आपको आना चाहिए, जो मोस्टली लोग छुड़वा देते हैं। यहाँ कोई पहुँचता नहीं है, पहुँचते पहुँचते 2-2 दिन में हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट मेरे लिए जो आपके लिए होगी, ये यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ आजकल जो बैठे जा रहे हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इस यूनिट से, इससे अकेली एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं हर बार।
आप पेपर उठाना पीछे वाला और काउंट करके आना। और जो हम इसको बिल्कुल लास्ट, क्योंकि ये एंडिंग में होती है और एंडिंग में एंड हो जाता है, एंडिंग होती है और एंडिंग में एंड हो जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे अच्छी इसको पढ़ना ही ध्यान रखना। तो लिखें इसमें सबसे पहले बाइलीनियर या पहले लिख लें लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल, और इसमें लिखो बाइलीनियर, बाइलीनियर, लीनियर फंक्शनल, बाइलीनियर, और नेक्स्ट लिख लो इसमें क्वाड्रेटिक और इनर प्रोडक्ट स्पेस। नेक्स्ट लिख लो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाइलीनियर फॉर्म, और यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म, और सबसे लास्ट में आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। सबसे लास्ट में आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस, यानी इसको आप लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये लिख लो इनर प्रोडक्ट स्पेस आईपीएस। पहले सिलेबस याद कर लो आप, 2 मिनट दे रहा हूं। और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है अच्छा यूनिट 4, यूनिट 6, इन दोनों का रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है यूनिट 4 का और यूनिट 6 का। और सबसे आसान यूनिट 4 होती है, और सबसे अच्छी जो बोलते हैं जैसे पढ़ने में वाकई में आपको लगेगा कि लीनियर कुछ होता है, वो यूनिट 6 होती है, ठीक है। ये लिख ले। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस हेडिंग डाल लेंगे, वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, शॉर्ट फॉर्म में आईसी लिख सकते हैं इसको। इंटरनल कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है और एक होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरनल कंपोजिशन, तो लिखो लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। डेफिनेशन लिख लो इसकी, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, let V be a non-empty set and a function and a function and a function star and a function star V cross V to V and a function star V cross V to V, V cross V to V। हाँ लिखें लेट V be a non-empty set and a function star V cross V to V is said to be internal composition, is said to be internal composition, is said to be internal composition if अब देखो यहाँ से इसका मीनिंग क्या होगा, अगर यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, इफ फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V, तो u स्टार v है वो वापस किस में आना चाहिए, v का मेंबर होना चाहिए। जैसे आप समझ सकते हैं हमने कल बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप दो वेक्टर्स लेंगे, जब अपन वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ उस पर सबसे पहले ये दो
इंटरनल कंपोजिशन और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये दो ऑपरेशन डिफाइन करने होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अभी हमने क्या लिया कि V एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, तो इस पे अगर कोई फंक्शन होगा जो V क्रॉस V टू V में, और इस प्रकार डिफाइन होगा कि यहाँ से आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें तो यहाँ पे ऑपरेट करने पे वापस क्या आना चाहिए, वो V का मेंबर आना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन स्टार, ये सॉरी फंक्शन स्टार है, वो क्या बन जाता है, इंटरनल कंपोजिशन बन जाता है। सेकेंड लिखो इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन, सेकेंड लिख लो एक्सटर्नल कंपोजिशन, सेकेंड लिख लो एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसमें लिख लेंगे आप वही लेट V बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट V बी ए नॉन एम्प्टी सेट and f plus dot be a field, and f plus dot be a field। कल देखा था हमने फील्ड क्या होता है। हाँ भी बच्चों, ये स्ट्रक्चर ध्यान है ना, ये क्या है, फील्ड है। तो f plus dot be a field, f plus dot be a field, then a function, then a function, then a function, यहाँ पे हैश लेंगे, then a function has f cross v, f cross v to v, a function f cross v to v, a function has f cross v to v is said to be, is said to be, is said to be external composition, ऊपर लिख दूं क्या इसको, is said to be external composition if for all u belongs to v and alpha belongs to f, for all u belongs to v and alpha belongs to f such that क्या होना चाहिए, अल्फा हैज u किसमें बिलोंग करना चाहिए, v के अंदर। बस ये दो बात आप सीख जाओ, ये दो बात सीख जाओ, आधा लीनियर तो यही सीख जाओगे। यानी एक तो इंटरनल कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है एक्सटर्नल। आपने सुना होगा ना जब अपने प्रैक्टिकल चलते हैं तो एक्सटर्नल हमेशा बाहर से आता है, एक्सटर्नल हमेशा बाहर से आता है। तो यहां जब आप ये ध्यान रखेंगे, इंटरनल का मतलब है कि सर वो V जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, इसी के दो मेंबर लेंगे और ऑपरेट करने के बाद इसी का मेंबर आना चाहिए, इसे हमने इंटरनल नाम दिया है। एक्सटर्नल में क्या खासियत है कि सर एक तो आप U लेंगे जो वेक्टर V से V का मेंबर होगा, और जो अल्फा है जिसे हम स्केलर बोलते हैं, फील्ड से जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको क्या कहा जाएगा, स्केलर, और जो V से एलिमेंट आएंगे उनको क्या कहा जाएगा, वेक्टर्स। क्योंकि हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे ना, तो वो स्पेस कब बनेगा, यानी यहाँ V से जो मेंबर आएंगे, जब भी अपन कोई भी एलिमेंट लेंगे तो आगे हम जब भी पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, तो V से जो भी एलिमेंट लेंगे उन्हें हम वेक्टर्स कहेंगे, और जो हम F से एलिमेंट्स लेंगे उनको हम स्केलर कहते हैं। जो हम F से एलिमेंट लेंगे उनको क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है, और जो V से एलिमेंट लेंगे उन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर्स। तो यहां हम क्या करते हैं कि सर यहाँ पे जो स्केलर है उसको हम वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं, स्केलर को हम वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं, तो वापस क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। जब आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, वापस वेक्टर आना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो उस कंपोजिशन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। पहले ये बताओ ये दोनों मीनिंग समझ में आए कि नहीं आए। इंटरनल कंपोजिशन, सर V के मेंबर लेंगे, V के मेंबर को ऑपरेट करेंगे तो वापस V में आना चाहिए, ये इंटरनल कंपोजिशन हो गया। एक्सटर्नल, सर एक स्केलर लेंगे और एक वेक्टर लेंगे, दोनों को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए। स्केलर को वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। वहां वेक्टर को वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे, वेक्टर आना चाहिए। स्केलर को वेक्टर पे वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर पे वेक्टर, बस ये दो कंपोजिशन है। एक को इंटरनल कहेंगे, एक को एक्सटर्नल, एक को इंटरनल, एक को एक्सटर्नल। तो जब भी आप वेक्टर स्पेस बनाएंगे तो उस पर हमेशा दो ऑपरेशन यहां से ये डिफाइन करते हैं
एक तो इंटरनल कंपोजिशन और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, इसके बाद वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो वेक्टर स्पेस, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो वेक्टर स्पेस। तो ये मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया दोनों का? तो आगे जब भी मैं ये कहूं एक्सटर्नल कंपोजिशन, तो आपके माइंड में सीधा आ जाना चाहिए सर एक स्केलर लेना है, एक वेक्टर लेना है, ऑपरेट करेंगे, रिजल्ट हमारा वेक्टर आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो। अगर मैं कहूं इंटरनल कंपोजिशन लगाओ, तो आप क्या कहेंगे? सर वेक्टर्स के बीच में ऑपरेट करना है ऑपरेशन, और वो वेक्टर आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? इंटरनल। तो एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इसमें आएगी वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आगे कहीं काम नहीं आएगी, आगे कहीं काम नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा काम आएगी सब स्पेस की डेफिनेशन। लेकिन फिर भी पढ़ना तो है, मैं काम आए या नहीं आए। लिखो वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट V be a non-empty set and F plus dot be any field, F plus dot be any field, V be a non-empty set and F plus dot be any field, then यानी यहाँ पे हमने क्या लिया? V एक नॉन एम्प्टी सेट है और F प्लस डॉट हम क्या लेके चल रहे हैं? कोई भी फील्ड हो सकता है। यहाँ हमने स्पेशली किसी को नाम नहीं दिया है, कोई भी फील्ड ले सकते हो और कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हो, ठीक है। फिर लिखो देन ए फंक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, या फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये फील्ड ले लिया एंड दो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। एंड स्टार, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी, स्टार 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 स्टार, इंटरनल कंपोजिशन, अभी लिखा है ना थोड़ी देर पहले, पन्ने पलटो पन्ने। हाँ स्टार। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? वी एक नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ पे एफ प्लस डॉट एक फील्ड है, ठीक है। और अब मैं क्या ले रहा हूं? एक तो ऑपरेशन ले रहा हूं इंटरनल कंपोजिशन और एक ले रहा हूं मैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन कहां पे लगता है? इंटरनल कंपोजिशन सर V क्रॉस V2 V, V क्रॉस V2 V, और सेकंड जो ऑपरेशन आप डिफाइन करेंगे कौन सा? हैज, जो कहां लगेगा? F क्रॉस V2 V, F क्रॉस V2 V, एंड दो ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, कर लो। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इनके सामने, ये क्या है? इंटरनल कंपोजिशन, और ये क्या है? एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये है इंटरनल कंपोजिशन और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल कंपोजिशन। R2 ऑपरेशन, R2 ऑपरेशन, R2 ऑपरेशन, R2 ऑपरेशन, R2 ऑपरेशन, then V star has is called a vector space, is called a vector space, is called a vector space over F, over F। इसको पढ़ना सीख लो। कैसे पढ़ेंगे? V इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑपरेशन इंटरनल कंपोजिशन, सेकंड ऑपरेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो जब V स्टार हैज, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये आपका सब स्पेस बनेगा ओवर F, किस पे? फील्ड पे। तो वेक्टर स्पेस जब की बात करेंगे तो V को कहां डिफाइन करेंगे? ओवर F। तो V स्टार हैज इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर F इफ अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखनी है इफ। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, दो तीन दिन अपन को ये जितनी भी टर्म्स है ना, इनके साथ बिल्कुल एकदम फेमिलियर हो जाना है। सर ये होता है, क्योंकि अपन हो सकता है कि अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी हो जाएंगी।
कि सर ये इंटरनल कंपोजिशन ये होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन ये होता है। फिर यहाँ पे ऐसे हम डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस, ओवर एफ बोला जाता है, यानी फील्ड पे डिफाइन होता है हमेशा। ये सारी चीजें हमें सीखनी, ठीक है। इफ, अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ताकि वो वेक्टर स्पेस बने, ये लिख लिया ना सबने। तो यानी यहाँ पे हमने वी पे 2 ऑपरेशन डिफाइन कर दिए। अब आप एक बात बता सकते हो यहाँ से, क्या इनमें 2 ऑपरेशन में से बाइनरी ऑपरेशन है दोनों? दोनों में दोनों बाइनरी ऑपरेशन है क्या? नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हो? जी क्रॉस जी, यानी जी के दोनों एलिमेंट लेते थे सर। तो यहाँ पे एक कहां से ले रहे हो आप? एफ से ले रहे हैं। तो यहां देखो, जब ये भी आपको बेसिक, कभी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेक्टर स्पेस बनाने में कितने बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं। तो 3 बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं। 3 कौन से? एक तो इंटरनल कंपोजिशन और 2 फील्ड पे डिफाइन होते हैं। फील्ड के ऑपरेशन भी तो हैं, वो कौन से हैं? वो एडिशन और डॉट है, जो हमने कल डिफाइन किया था, आपको याद होगा। तो वो तो, क्योंकि वो दोनों क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि एफ प्लस है वो आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर आपने पढ़ा था एफ स्टार डॉट है वो क्या होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप। तो आबेलियन ग्रुप बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों ऑपरेशन क्या है? ये बाइनरी ऑपरेशन है। और यहाँ पे जो इंटरनल है वो भी वी क्रॉस वी से वी में है, वो भी क्या, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो वेक्टर स्पेस बनाने में हमें 3 बाइनरी ऑपरेशन का यूज में लिया जाता है। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब बच्चे जनरली क्या बोलते हैं जाके? 4। कौन से 4? 2 सर वेक्टर स्पेस के और 2 फील्ड के। भाई वेक्टर स्पेस के ऑपरेशन तो 2 लेते हो आप, लेकिन उसमें से बाइनरी ऑपरेशन एक ही होता है, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होता है। वो एक ऑपरेशन होता है जिसे एक्सटर्नल ऑपरेशन बोला जाता है, क्योंकि हमें स्केलर और फील्ड, यानी स्केलर है वो कहां से लेते हैं? फील्ड से। और यहाँ वेक्टर, तो स्केलर और वेक्टर ऑपरेट करने पे वेक्टर मिलता है, तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो लिखें इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ फर्स्ट कंडीशन कि वी है वो फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इज आबेलियन ग्रुप। ये लो साहब। अब बताओ, अपन को अगर आबेलियन ग्रुप नहीं आता तो हम वी स्टार को कैसे आप प्रूफ कर पाते वेक्टर स्पेस? क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वी है वो इंटरनल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा? आबेलियन ग्रुप बनाएगा। इसीलिए हमने कल वो चीजें पढ़ी थी। सेकंड लिखो इसमें, सेकंड लिखो, फर्स्ट लिख लो वी स्टार इज आबेलियन ग्रुप। सेकंड, अब इसमें अलग अलग लिखवाने की जरूरत है क्या? ये मैंने कल लिखवा चुका हूं। इसमें 5 ऑपरेशन होंगे, अलग अलग थोड़ी लिखाने हैं कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एंड कॉम्यूटेटिव, तो वो हम कल पढ़ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि वी स्टार इज आबेलियन ग्रुप। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी सच दैट, क्या होना चाहिए? अल्फा, अल्फा हैज यू वापस किस में आना चाहिए? वी में। और ब्रैकेट में लिख लो कि कौन सा ऑपरेशन है ये? कौन सा ऑपरेशन है? एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसका मतलब सर ये जो दूसरा ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल कंपोजिशन होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी में लिख लेंगे फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। तो अब यहां से इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें लिखेंगे कि जो अल्फा है वो ऑपरेट होना चाहिए यू स्टार वी। अब आप एक बात बताओ, ये आपको खुद को पता चल रहा है ना कि कहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाना है? पता चल रहा है ना? यहाँ पे ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर में कौन सा लगता है? इंटरनल। फिर ये वेक्टर आएगा और ये कौन है? तो कौन लगेगा? एक्सटर्नल लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, जब दोनों स्केलर आएंगे तो फील्ड का ऑपरेशन लगेगा। जब दोनों स्केलर आएंगे तो वो किसके मेंबर होंगे? फील्ड के। तो 2 स्केलर के बीच में किसका ऑपरेशन लगेंगे? फील्ड के ऑपरेशन लगेंगे। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होना चाहिए? आप लिख लेंगे अल्फा हैज यू और स्टार ये बराबर होना चाहिए किसके? अल्फा हैज वी के।
ये कंडीशन अपन को चेक करनी है। बी प्रॉपर्टी लिखें, इसमें बी प्रॉपर्टी लिखें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहां पे मैंने कौन सा ऑपरेशन यूज किया, यानी फील्ड का ऑपरेशन, और वो भी फर्स्ट ऑपरेशन, फील्ड का फर्स्ट ऑपरेशन। इसको ऑपरेट करेंगे यू पे तो कौन सा आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि ये एक स्केलर आएगा और स्केलर को ऑपरेट कर रहे हैं किस पे, वेक्टर पे, तो ये बराबर होना चाहिए। या हमें प्रूफ करना है कि अल्फा हैज यू, और ये बराबर किसके आ जाना चाहिए, इनके बीच में कौन सा लगेगा, प्लस नहीं लग सकता, प्लस लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, वेक्टर, तो वेक्टर में अपन प्लस कैसे लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल याद रखना है, हो जाएगी, हैबिट बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। बीटा और यहाँ पे हैज यू लिखो, या फिर एक काम कर सकते हो, ऐसा दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप, क्योंकि वापस क्या आएगा ये, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ऑपरेट कर दो, अल्फा हैज और यहां से बीटा हैज यू, ये ऑपरेट कर दो, लेकिन यहां फिर डॉट ऑपरेशन लगा दो, पहले ये प्रॉपर्टी लिख लो, यहाँ पे आप डॉट ऑपरेशन लगा दो, ये प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एसोसिएटिव, लिख लेंगे एसोसिएटिव। अब थर्ड वो लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां लगेगा हैज यू, तो ये बराबर आ जाएगा अल्फा हैज यू, और यहां ऑपरेट होगा ऑपरेशन स्टार, और ये हो जाएगा बीटा हैज यू, सॉरी हाँ यू। ये तीनों प्रॉपर्टी देखनी है हमें, और लास्ट जो फोर्थ है वो है इसमें फील्ड में यूनिटी एलिमेंट, जानते हो क्या आप लोग, फील्ड में यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, थोड़ा बचपन में कभी पढ़ा हो, जैसे हमने कल, वैसे कोई बात नहीं, अपन जब रिंग पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ा जाता है यूनिटी एलिमेंट क्या होता है। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि फील्ड पे दो ऑपरेशन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसे हमने फर्स्ट को नाम दिया था प्लस और सेकंड को हमने नाम दिया था डॉट। तो फील्ड के पास फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में भी क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप, और सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप बनता है, और अबेलियन ग्रुप बनता है तो वहां पे दोनों के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होंगे नहीं, वरना ग्रुप नहीं बनेगा। तो आपने कहा कि एफ स्टार डॉट है वो भी ग्रुप बनता है, और एफ प्लस है वो भी ग्रुप बनता है, तो अगर ग्रुप बनता है तो उसके पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो जो फील्ड के पास सेकेंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसे यूनिटी एलिमेंट कहा जाता है, समझ में आई बात, फील्ड के पास सेकेंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी एलिमेंट कहते हैं। और हमें पता है डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आप क्या यूज में लेते हैं, 1 लेते हैं जनरली, जो हमें डॉट के लिए, क्योंकि हमें पता है कोई किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही एलिमेंट आ जाता है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन वहां 1 होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आप लिख लेंगे 4 नंबर की 1, तो यूनिटी एलिमेंट हो गया, किसका एलिमेंट है 1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो यहां आप ऑपरेट करेंगे यू पे तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एक्सटर्नल, ये किस में आना चाहिए, वापस यू के बराबर, जहां आप लिख लेंगे नीचे 1 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, 1 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, 1 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, यानी फील्ड की यूनिटी है वो 1 को डिनोट कर रही है। अगर इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो यहां से आप नेक्स्ट लिख सकते हैं नीचे कि V ओवर F ऐसे लिखा जाता है वेक्टर स्पेस को, ये वेक्टर स्पेस को लिखने का नोटेशन होता है, V ओवर F पे क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस, तो लिख लेंगे V ओवर F इज कॉल्ड
vector space. V over F is called vector space. V over F is called vector space. अब देखो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन आप ये सोचो, क्या एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई वेक्टर स्पेस प्रूफ करो, तो क्या ये क्वेश्चन आप करके आओगे? नहीं करके आना है। कैसे करेंगे? हम इतनी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो फिर हम कंपटीशन में थोड़ी जा रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा हमको। इसका मतलब ये डेफिनेशन मैंने केवल इसलिए लिखा है कि आपको पता होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो आगे रीजन दूंगा मैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। क्योंकि देखो पहली बात तो जब आप लीनियर पढ़ चुके होंगे ना आधा, तो आपको ये डेफिनेशन याद भी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आप 5 दिन बाद में मैं पूछूंगा आपसे, लिख नहीं पाओगे आप। 5 दिन याद रहेगी, बाद में भूल जाओगे। लेकिन भूल जाओ कोई बात नहीं है, एग्जाम में काम नहीं आएगी, लेकिन पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे पास वी स्टार, अब ये स्टार और हैश ये याद मत करो आप क्या याद करो कि सर ये वेक्टर स्पेस का फर्स्ट ऑपरेशन, ये वेक्टर स्पेस का सेकंड ऑपरेशन। वेक्टर स्पेस का फर्स्ट ऑपरेशन हमेशा वेक्टर्स के बीच में लगता है, जिसे इंटरनल कंपोजिशन कहा जाता है। आप हैश स्टार इनको याद मत करो, आप तो ऐसा याद करो कि सर वेक्टर स्पेस का फर्स्ट ऑपरेशन है वो हमेशा वेक्टर्स के बीच में लगता है, उसे हम इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस बनने के लिए जो वी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, वो फर्स्ट ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा? एक आबेलियन ग्रुप बनाता है। सेकंड, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो सर उसमें क्या होता है कि सेकंड ऑपरेशन जो होता है उसको आप स्केलर यानी फील्ड के एलिमेंट्स और वेक्टर्स के बीच में लगाते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं, और रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर आता है, जिसे हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन, ये सेकंड ऑपरेशन। फील्ड के फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन कौन से होते हैं? अपन स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ये जो है स्ट्रक्चर ये बनता है V ओवर F, ये क्या बनता है? वेक्टर स्पेस बनता है। क्या बनता है? वेक्टर स्पेस बनता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप बताना वेक्टर स्पेस है क्या वो। एक दो एग्जांपल करते हैं अपन, केवल प्रैक्टिस के लिए। ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? डेफिनेशन में आपको 4 प्रॉपर्टी है, चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। एक तो इंटरनल कंपोजिशन, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, और इंटरनल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है। सेकंड एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी में अपन को 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि हमें एक स्केलर लेना है, 2 वेक्टर उनको ऑपरेट करना है, फिर 2 स्केलर 1 वेक्टर उनको ऑपरेट करना है, फिर 2 स्केलर और 1 वेक्टर लेना है, और फिर लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? यूनिटी एलिमेंट को आप किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो वापस वही वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, लिखो। जैसे हमने कल एक डिफाइन किया था, आपको याद होगा, तो हम एक सेट बनाते हैं V एफ ए, याद आ गया? R टू R, इसलिए मैंने ये सारे कल ही करवा दिए थे, आज आपको चेक नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट मान जाओगे। एफ ए ऑफ एक्स है, उसको हम ऑपरेट करते हैं A प्लस एक्स, और जहाँ A है वो हमारा रियल नंबर होता है, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। लिख लो। यहाँ ऑपरेशन क्या लिया था? एफ ए स्टार एफ बी, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, और यहाँ इसको हमने ऑपरेट किया था एफ ए ऑफ एफ बी। अब डायरेक्ट ही लिख दूं क्या? एफ ए प्लस बी, मान जाओगे? ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं दोबारा। और सेकेंड ऑपरेशन अब क्या होगा? अल्फा हैश एफ ऑफ ए, ये ऑपरेट होगा अल्फा एफ ऑफ अल्फा, और यहाँ डॉट ए। ये लिख लो, ये 2 ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, यानी अल्फा यानी स्केलर, जहां ये लिख लेना, ये कहां से आएंगे? फॉर ऑल एफ ए एफ बी कहां से आएंगे? ये तो वी से ले रहे हो आप, और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू कहां से ले रहे हैं? एफ से ले रहे हैं, फील्ड से। तो ये वी ले लिया, और ये हमने वी पे 2 ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, और एफ में लेके चल रहा हूं एफ प्लस डॉट, वो मैंने ले लिया। फील्ड जो लिया है वो क्या है? आर प्लस डॉट, ये फील्ड ले लिया।
आपको वेरीफाई करना है कि V ओवर F का मतलब हो गया V ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट, इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट, ये हमें चेक करना है, इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। मतलब समझ में आ गया सबको? V ओवर R हमें चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, वेक्टर स्पेस है या नहीं है, चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लो पहले, फिर इसको वेरीफाई करते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो मैंने V में क्या ले लिए, ऐसे फंक्शंस ले लिए एफ ए टाइप के, जो एफ ए ऑफ एक्स ऑपरेट करने पे कैसे ऑपरेट होंगे, ए प्लस एक्स, जहाँ ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फिर यहाँ फर्स्ट ऑपरेशन डिफाइन किया मैंने, एफ ए स्टार एफ बी, जो एफ ऑफ बी से ऑपरेट होता है, इसको हम ऑपरेट करेंगे तो एफ ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन किसी स्केलर को किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो वो एफ ऑफ अल्फा डॉट ए ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से एफ प्लस डॉट है, उसको हमने फील्ड को क्या ले लिया, आर रियल नंबर्स का सेट लिया है। अब वेरीफाई करना है कि ये जो V ओवर R है ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, V ओवर R है वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो लिखें इसको, तो फर्स्ट क्या चेक करोगे, अबेलियन ग्रुप। चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कल हमने प्रूफ कर लिया था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सर हम कल कर चुके, V स्टार इज अबेलियन ग्रुप, कर लिया ना कल। ठीक है, सेकेंड चेक करना क्या है इसमें, एक्सटर्नल फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, एफ का मतलब यहाँ आर लिखेंगे, एंड फॉर ऑल एफ, अब यहाँ पे जो वेक्टर्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, एफ ए टाइप के, बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पे अल्फा हैज एफ ऑफ ए ऑपरेट करेंगे, तो कैसे ऑपरेट होगा ये, एफ ऑफ अल्फा डॉट ए, तो ये वापस किसका एलिमेंट आएगा, वी का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या है, रियल नंबर है, और ए क्या था, रियल नंबर था, ए देखो उसमें रियल नंबर था, तो यहाँ अल्फा डॉट ए क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, तो ये वापस किसका मेंबर आ गया, वी का। इसका मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो। ठीक है, थर्ड नंबर लिखो इसमें, थर्ड नंबर लिखो, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल, यहाँ एफ ए कॉमा एफ वी बिलोंग्स टू वी। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी याद करो, एक स्केलर लिया था अल्फा, इसको ऑपरेट करना था कहां पे, एफ ए स्टार एफ बी पे, और ये बराबर किसके आने चाहिए था, अल्फा हैस एफ ऑफ ए, और सर यहाँ पे स्टार अल्फा और हैस एफ ऑफ बी, ये सर बराबर आना चाहिए। चेक कर लो बराबर आ रहा है क्या, चेक कर लो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ से इसको इधर इसको सोल्व कर लेते हैं, उसको उधर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ अल्फा हैस, और सर ये तो हमें पता है एफ ए प्लस बी हो जाएगा, ये तो एफ ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ सर हम जानते हैं ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा ए अल्फा डॉट ए, और सर यहाँ स्टार ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा डॉट बी हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये जो अल्फा है स्केलर ऑपरेट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसको उधर लिख दे रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा अल्फा एफ ऑफ अल्फा डॉट ए प्लस बी, समझ आ गया सबको। और यहाँ ये बराबर हो जाएगा अल्फा एफ ऑफ अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी। ये ऑपरेशन लगाया मैंने, स्केलर ऑपरेट करते हैं तो क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं, गुणा कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना, खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, खुद का लगाने लग जाओगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। जैसे ऑपरेशन है, जैसा उनका बिहेवियर है, आप वैसे ऑपरेट कर दो, अब भले उसमें कुछ भी लिखा हो, बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। अब देखो ये हो गया ना बराबर, इसको अल्फा को ऑपरेट कर दो, एफ ऑफ अल्फा ए प्लस अल्फा डॉट बी, इसके बराबर आ गया एफ ऑफ अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी, बराबर हो गए कि नहीं हो गए दोनों, यानी सर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो गई।
लिख लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो बी, क्या था, अल्फा डॉट बीटा, और किस पे ऑपरेट करना था, एफ ए पे, एफ ऑफ ए पे ऑपरेट करना था। और ये बराबर आना चाहिए, क्या प्रूफ करना था, ये बराबर आना चाहिए कि अल्फा और हैश और यहाँ पे बीटा हैश एफ ऑफ ए के, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। तो यहाँ से ये देखो इसके बराबर आएगा क्या, इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा बीटा ए आ जाएगा, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इसको बराबर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले अल्फा हैश और यहाँ इसको ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ बीटा ए आएगा। अब इसको वापस ऑपरेट कर दो, क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा बीटा ए। समझ आ गया होगा शायद। तो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हाँ भी नरेश समझ में आ रहा है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करवा सकते हैं। अच्छी चीजें पढ़ोगे एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एग्जाम में अच्छा खेल पाओगे, ये ध्यान रखना। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी ना हमारा, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी सी, क्या था, अल्फा प्लस बीटा, और इसको ऑपरेट करना था किस पे, एफ ए पे, और ये बराबर होना चाहिए था कि अल्फा हैश एफ ऑफ ए, और सर यहाँ पे ऑपरेट करेंगे स्टार, और यहाँ बीटा हैश एफ ऑफ ए, ये प्रूफ करना है दोनों बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ से ये तो हमें पता है, इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे डॉट ए आ जाएगा, और बराबर ये आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा ए, और यहाँ स्टार एफ ऑफ बीटा ए हो जाएगा। तो यहाँ से इनको ऑपरेट करेंगे, एफ ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ ए, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, बराबर हैं, चेक कर लो आप। अब लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी बची, यूनिटी एलिमेंट को आप किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो वापस वही वेक्टर आना चाहिए। चेक करो, देखो यही है क्या, लास्ट प्रॉपर्टी यही है ना, देखो फोर्थ नंबर यही है ना, कि यूनिटी एलिमेंट को हम अगर किसी वेक्टर पे ऑपरेट करें तो यहाँ पे फोर्थ नंबर। अब एक बात बताओ, आर प्लस डॉट फील्ड है, अब वहां पे आर प्लस है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है, आर स्टार डॉट है वो भी अबेलियन ग्रुप है, तो उसका यूनिटी एलिमेंट कौन है, जो सेकंड ऑपरेशन क्या है वहां मल्टीप्लीकेशन। तो आर स्टार में मल्टीप्लीकेटिव के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, वन, क्योंकि रियल नंबर पे आप किसी भी रियल नंबर को वन पे ऑपरेट करेंगे, वन से गुणा करेंगे वापस वही आ जाएगा। तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो यूनिटी एलिमेंट है, यूनिटी एलिमेंट है वो कौन है, वन है, कौन है, वन। तो आप वन को किसी एफ ए पे ऑपरेट करो, वन को आप किसी एफ ए यानी किसी वेक्टर पे ऑपरेट करो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ वन डॉट ए, और एफ ऑफ वन डॉट ए क्या आएगा, एफ ए। तो ये वापस बराबर आ गया सर, तो ये तो क्या बन गया, वेक्टर स्पेस। तो V ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, V ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, लिखो। तो V ओवर R है वो क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया। तो आज से हम इस वेक्टर स्पेस को ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जांपल आपको दे दूं, चेक कर दोगे बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो लिख लो पहले इसको। ये चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन हैबिट डाल रहे हैं, एक बार अपन चीजें सीखें ताकि इनसे फेमिलियर हो जाएं। ऐसे आपको ये इतनी प्रॉपर्टी चेक करना कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वहां पे। तो बताएंगे ना 2 सेकंड में, इतना बड़ा थोड़ी करके आओगे वहां पे, ये तो सब्जेक्टिव हुआ। ये चीजें जो मैंने पढ़ाई है ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, जिससे आपसे कोई कहे बताइए वेक्टर स्पेस है या नहीं है,
तो आप पूरा उसको समझा सकते हैं। लेकिन आना ये भी चाहिए, क्योंकि हम आगे ये तो है नहीं कि हर बार कोचिंगों में जाएंगे, हम भी अगर कहीं पढ़ाएंगे तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आप बीएससी में, आपको पता होगा आपके बीएससी में वेक्टर स्पेस है ना, लेकिन हमें नहीं आता है। हम बीएससी कर चुके, लेकिन हमें डेफिनेशन आज भी याद नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि चीज़ें आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में वेक्टर स्पेस जैसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी कर पाएंगे उनको, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा आपको। ठीक है, ये अप्रोच एक सब्जेक्टिव अप्रोच है केवल, कि भाई अगर आप वेक्टर स्पेस कैसे चेक करते हैं, क्या मतलब क्या होता है वेक्टर स्पेस का, तो वो भी पता होना चाहिए मास्टर से, है ना। तो सेकंड एग्जांपल लिखो, V बराबर, V एक सेट ले रहे हैं इसमें, V बराबर A B C और D। ये मैं यहाँ पे मैट्रिसेस ले रहा हूँ 2x2 की, और यहाँ पे ABCD जो है वो मैं यहाँ R से ले रहा हूँ। ठीक है, और F फील्ड जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखो फील्ड यहाँ पे अपन ये लेके चल रहे हैं, फील्ड जो हम लेके चल रहे हैं वो हम ये लेके चलेंगे। पहले ये बताओ, ये फील्ड होता है क्या? चेक कर लोगे क्या? फील्ड चेक करने के लिए क्या होता है इसमें? फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे क्या लेंगे, एडिशन डिफाइन कर लो मैट्रिक्स का ऐड करके, और सेकंड है वो डॉट के रेस्पेक्ट में, तो डॉट के रेस्पेक्ट में तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, कल हमने चेक किया था। और ये एडिशन के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा, चेक कर लेना। एडिशन में तो वैसे भी आसान होता है चेक करना, लेकिन हमने मल्टीप्लीकेटिव के रेस्पेक्ट में तो किया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो एफ है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। चेक कर लेंगे आप घर पे जाके अगर चेक करना चाहें तो, क्योंकि सेकंड वाली प्रॉपर्टी तो हम चेक कर चुके हैं इसमें। फर्स्ट चेक कर सकते हैं कि ये एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो आप देख लो, वैसे भी दिख रहा होगा, ऐसी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए है, और यहाँ बी, तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, एसोसिएटिव हो जाएगा, वेरीफाई कर लेना। आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर इनवर्स, इसके नेगेटिव इनवर्स हो जाएंगे। और कॉम्पिटेटिव है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, तो क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप। फिर दूसरा के लिए क्या करते हैं, एफ स्टार, स्टार का मतलब जीरो मैट्रिक्स हटा देंगे, और जीरो हटाने पे हमने कल देखा था ये क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है, याद है। तो इसका मतलब, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो वो आप चेक कर लेना, बन जाएगा। तो ये जो है एफ, ये मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। तो यहाँ मैं एक वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ, इस पे ऑपरेशन कौन सा डिफाइन करूंगा, स्टार का मतलब क्या होगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही है, किसी स्केलर को, तो स्केलर इस टाइप के होंगे, उनको मैट्रिक्स पे अपने ऑपरेट करना है। तो ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स का सेट है, क्या इस फील्ड एफ पे वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। अब यहाँ यूनिटी एलिमेंट क्या लोगे, यहाँ यूनिटी एलिमेंट क्या लोगे बताओ, फील्ड के सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या आई थी यूनिटी एलिमेंट, कल आई थी ना यूनिटी एलिमेंट, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो अब यहाँ वन मत ले लेना, वन होता है वो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। तो यहाँ यूनिटी एलिमेंट क्या होगा, हाफ 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 हाफ, ये यूनिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हाफ 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 और हाफ, ये हमने यूनिटी एलिमेंट लिया था, आपको याद होगा। तो जब यूनिटी एलिमेंट को आप किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेट करेंगे, या यहाँ पे मैट्रिक्स ही होंगी, तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ ऑपरेशन डिफाइन करते हैं इन पे। पहले ये बताओ, ये सेट समझ में आएगी नहीं आए, ये फील्ड है, समझ में आ गई ये बात। तो आप लिख लो, एफ इज ए फील्ड with matrix addition and
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में लिख लो आप। अब हमें चेक क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन कर लो आप। ऑपरेशन क्या डिफाइन करोगे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू वी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन, यहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू वी है, और यहाँ पे स्केलर। अब देखो यहाँ स्केलर आप कैसे लेंगे, स्केलर ऐसे आएंगे, अब याद रखना। अब स्केलर कैसे आएंगे, ऐसी मैट्रिक्स आएंगी। तो यहाँ ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, ए और बी, ए मैट्रिक्स है दो, तो ए का मतलब क्या है, इसकी एंट्रीज है वो ए आई जे, जो कहाँ से लेंगे आप, आर से। और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, उसकी एंट्रीज है बी आई जे। ठीक है, तो अब आप ए प्लस बी जब करेंगे तो इस मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है बच्चों, देखो यहाँ पे इसको ऐड करना है आपको ए आई जे और प्लस सिंपल ऐड करना है बी आई जे। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी नई सी आई जे। ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया किस पे, वेक्टर स्पेस पे, जिसे हम क्या नाम देते थे, एस नहीं स्टार, जिसे हम क्या नाम देते थे, स्टार। तो आप इसको स्टार लिख सकते हो या फिर ये एडिशन लिख लिया है। तो अगर आप उसको कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो ए स्टार बी कर सकते हो, जहाँ स्टार का मीनिंग मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, एडिशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, स्टार का मतलब स्टार नहीं होता है, वो हमने वैसे एक नोटेशन लिया था कि वेक्टर स्पेस का फर्स्ट ऑपरेशन को हमने इससे डिनोट कर दिया। बाकी स्टार का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे यहाँ उसने एडिशन लिया, जैसे आपने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखा उसमें हमने कंपोजिशन लिया था। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ देखो, अगर यहाँ पे हम स्केलर ऑपरेट करेंगे तो अल्फा यहाँ पे हैश लिख दूं और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं अल्फा डॉट ए लिख देता हूँ, और सिंपली ये ऑपरेट कैसे होगा, अल्फा और ए आई जे, ऐसे ऑपरेट। मतलब उस अल्फा को आप हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना है सिंपली, बस ये ध्यान रखना। या फिर ऐसे ही रखा रहने दो, इसको ऐसे ही रखा रहने दो, क्योंकि वही है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर लिखना चाहो तो फिर ऐसे लिखेंगे आप, ए बनाओगे, फिर यहाँ ए मैट्रिक्स बनाओगे, ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब ऑपरेट कैसे करना है वो आप समझ गए होंगे, है ना। अब आप चेक करो कि V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट, बताओ। ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें अपने पूरे जितने भी जो भी है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें, ताकि हमें ऐसा रहेगा कि हमें वेक्टर स्पेस चेक करना आता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें एग्जाम में कभी नहीं आती। ठीक है, ये लिख लिया आपने, अब चेक करो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने कल आपको बता दिया था, याद होगा कि ये फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी V, और यहाँ पे स्टार लिया था कि हमने, इज अबेलियन ग्रुप। ये आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, कल हम कर चुके हैं। सेकंड क्या था, सेकंड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल चेक करो क्या आ रहा है, एक्सटर्नल यहाँ पे अल्फा, तो फॉर ऑल अल्फा, अल्फा का मतलब आप क्या लेंगे यहाँ पे, ये मैट्रिक्स लेंगे आप। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स कोई भी, फॉर ऑल ए मैट्रिक्स ले लो, यहाँ पे ए में हम एंट्रीज ले लेते हैं ए बी, और यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ ए ले लिया तो यहाँ पे A1 B1 और यहाँ C1 D1 ले लो, और ये कहाँ से आएंगी, बी से। ठीक है, ऑपरेट करो, क्या होगा, यहाँ पे ए ऑपरेट करेंगे इसको किस पे, A1 B1 C1 D1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ऑपरेट करो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ए
कॉमन ले लूं तो यहाँ पे A1 प्लस C1 आ जाएगा, और यहाँ A और यहाँ से B1 प्लस D1, A और यहाँ पे A1 प्लस C1, यहाँ क्या आ जाएगा B1 प्लस D1। वापस किसका मेंबर आ जाएगा, ये बी का, क्योंकि ये रियल नंबर है, दो रियल नंबर को ऐड करोगे वो रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर का प्रोडक्ट करोगे वो भी क्या आएगा, रियल नंबर। तो ये वापस किसका मेंबर आ गया, बी का। अब जो तीनों प्रॉपर्टी है ना, आप वो वेरीफाई कर सकते हो, वो सेटिस्फाई करेगा। जो तीन प्रॉपर्टी हैं वो आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, जिसमें मैंने आपको याद होगा ए, बी और सी, ये तीनों प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कर लेना, सेटिस्फाई कर जाएगी। जिसमें क्या करना है, एक तो अल्फा लेना है, एक में दो मैट्रिक्स लेनी है ए और बी, उसको ऑपरेट करना है, फिर हमें दो अल्फा और बीटा दो स्केलर लेने हैं, और एक हमें मैट्रिक्स लेनी है। तो ये हमें तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है। इसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ नंबर है वो देखते हैं। अब बताओ यहाँ यूनिटी एलिमेंट कौन होगा। अब यहाँ यूनिटी एलिमेंट 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो फील्ड लिया है उसका सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कल हमने वेरीफाई किया था, उसका यूनिटी एलिमेंट क्या आया था, हाफ 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 आया था, याद है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हाफ 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 ये ऑपरेट करना है, और इसको ऑपरेट करेंगे किस पे, इसको किस पे ऑपरेट करना है, यू पे। यानी यू का मतलब एक मैट्रिक्स होगा, तो ये ले लेते हैं A1, और यहाँ पे B1, और ये C1, और ये D1। तो वापस किसके बराबर आना चाहिए, हमने देखा था ना, यूनिटी एलिमेंट को किसी वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो वापस वही वेक्टर आना चाहिए। तो यहाँ ये बराबर आना चाहिए इसके, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देखो, देखो क्या आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ A1 और यहाँ पे प्लस का C1, तो इसे पता चल गया सर बराबर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि वापस यहाँ A1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, हाफ A1 प्लस C1 आ रहा है। यहाँ हाफ B1 प्लस D1 आएगा, यहाँ हाफ A1 प्लस C1 आएगा, यहाँ हाफ B1 प्लस D1 आएगा। तो सर ये वापस इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। किस वजह से, लास्ट वाली प्रॉपर्टी से, कि यहाँ पे आपने यूनिटी एलिमेंट को किसी वेक्टर पे ऑपरेट किया तो वापस वही वेक्टर नहीं आया, आया तो वेक्टर ही, लेकिन उसी वेक्टर के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो आप लिख लेंगे V over F is a V over F is not a vector space. 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 बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वेक्टर स्पेस होता है। ऐसे आप किसी भी, आपको कोई भी सेट दे दे वेक्टर्स का और कोई भी फील्ड दे दे, आप चेक कर सकते हैं V ओवर F पे ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सब स्पेस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें इसमें सब स्पेस। सब स्पेस, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सब स्पेस। लिखें इसमें लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, लेट V बी ए वेक्टर। अब देखो वेक्टर स्पेस जब भी लिखोगे तो आप क्या लिखेंगे, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर F। वेक्टर स्पेस हमेशा कहाँ डिफाइन करते हैं, ओवर F। तो ये लैंग्वेज आपके सेट हो जानी चाहिए ना। तो लिखें इसमें V बी ए वेक्टर स्पेस, V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर F, ओवर फील्ड F लिख सकते हो, ओवर फील्ड F। तो V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड
W be a non-empty subset of V and W be a non-empty subset of V. W is a non-empty subset of V, then W is a subspace of V, या W is called, ऐसे लिख सकते हो, W is called a subspace of V if W is called a subspace of V if W is a, लिख लो, if W over, या फिर लिख लो W is a वेक्टर स्पेस, लिख लो W is a, या फिर ऐसे लिख सकते हो W is itself a vector space. W is itself a vector space over same field F, over same field F. ये अंडरलाइन कर लो, इस चीज को अंडरलाइन कर लो. W is itself a vector space over same field F and, या फिर लिखो with same binary operation, या with same internal composition and external composition, with, ऐसे लिख लेंगे, with same internal composition and external composition, with the same internal composition and external composition define on V. Define on यहां से क्या समझ में आया आपको? देखो, दो गहरी बातें. क्या कि सर जब भी आप किसी वेक्टर स्पेस का अगर कोई भी सबसेट, कैसा, नॉन एम्प्टी, अगर आप उसको उसका सब स्पेस बनाना चाहते हैं तो वो खुद अपने आप में क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस बनना चाहिए. और किस पे, सेम फील्ड, मतलब जहां वेक्टर स्पेस जिस V जो है वो जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस है, W भी उसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस होना चाहिए. और यहां सब स्पेस और वेक्टर स्पेस के जो ऑपरेशन है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो यहां से आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई कि सर अगर हमें कभी सब स्पेस पूछा जाएगा और अगर उसने मान लो जो हमारे पास ऑपरेशन है वो उसने अगर अलग डिफाइन कर दिए तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि सब स्पेस नहीं है. भाई अगर मान लो आपको कोई सबसेट दे देगा और किसी V का सब स्पेस पूछा जाएगा और उसने मान लो सबसेट पे जो ऑपरेशन है वो अलग डिफाइन कर रखे हैं, तो क्या आप वहां पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सर ये तो इसका सब स्पेस हो ही नहीं सकता. रीजन क्या है कि सर ये इनके दोनों के ऑपरेशन क्या है, डिफरेंट है. दोनों के ऑपरेशन क्या है, डिफरेंट है. तो वेक्टर स्पेस बनने के लिए पहली बात तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए. और फिर जो W आप ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सबसेट, वो खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए अपने आप में. और किस पे, सर सेम फील्ड पे, जहां वेक्टर स्पेस है उसी पे वो क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस, और सेम ऑपरेशन पे. तो फील्ड अलग हो गया, सर डायरेक्ट मना कर देंगे सब स्पेस नहीं है. अगर ऑपरेशन अलग हो गए तो डायरेक्ट मना कर देंगे सब स्पेस नहीं है. तो ऑपरेशन डिफरेंट होने से मना कर सकते हो, और अगर फील्ड डिफरेंट है तब भी आप मना कर सकते हो कि अगर फील्ड डिफरेंट है इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस नहीं है. अगर वहां ऑपरेशन डिफरेंट है तो इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस नहीं है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सब स्पेस चेक करने के लिए. यहां से इसीलिए मैंने इस चीज को अंडरलाइन करवाया. और ये भी आप ध्यान रखेंगे, डिफाइन ऑन V. तो V पे जो ऑपरेशन है वही यहाँ W पे ऑपरेशन होनी चाहिए. ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे, इस डेफिनेशन को लिख लो. अब इसमें आप लिखेंगे, इसमें वन स्टेप टेस्ट जो हमें एग्जाम में काम में लेना होता है, इसमें लिखेंगे
वन स्टेप टेस्ट फॉर ए सब स्पेस। तो वन स्टेप टेस्ट लिखेंगे इसमें, यानी सब स्पेस चेक करने का जो वन स्टेप टेस्ट जिसे बोलते हैं अपन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कि यहां पे जब वेक्टर स्पेस चेक करना है तो जो W है वो अगर किसी V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो जो W है वो V का सब स्पेस कब बनेगा, जब वो दोनों के ऑपरेशन सेम हो और फील्ड सेम हो और वो भी खुद भी अपने आप में क्या बन जाए, एक वेक्टर स्पेस बन जाए, तब आप क्या कहते हैं, वो उसका क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। अब देखो इसमें सेकंड, इसमें आप लिख सकते हैं वन स्टेप टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये में काम आएगा। यानी सब स्पेस चेक करने का वन स्टेप टेस्ट क्या होता है वो लिखेंगे, वन स्टेप टेस्ट फॉर ए सब स्पेस, सब ग्रुप नाम आ रहा है, वन स्टेप टेस्ट फॉर ए सब स्पेस। अब इसमें लिख लो कि V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस, V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस एंड W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, एंड W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ऐसे लिख दूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, देन W over F is a subspace of V, is a subspace of V if and only if W over F is a subspace of V over F if and only if for all alpha beta belongs to F, for all alpha beta belongs to F and for all u comma v belongs to V such that, यहां से क्या करना हमें, u प्लस v है वो v में आना चाहिए और अल्फा डॉट u है वो v में आना चाहिए। अब अगर यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप हैश और वो ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो u स्टार v में आना चाहिए और अल्फा हैश है वो u है वो v में आना चाहिए। आप ये बोलो या आप ये बोलो, एक ही बात है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं वहां, कोई आप फिक्स नहीं मानोगे। यहाँ फर्स्ट ऑपरेशन और ये सेकंड ऑपरेशन, ये फर्स्ट ऑपरेशन, ये सेकंड ऑपरेशन। तो अब ये कितनी बड़ी बात हो गई कि सर अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल ये दो चीजें चेक करनी है। तो अब मैंने आपको ये कहा था कि भाई वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का क्वेश्चन भी यही था कि सर हम एग्जाम में कैसे चेक करेंगे, तो अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस पढ़ाऊंगा कल, जैसे 6 या 7 वेक्टर स्पेस हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उन्हीं का कोई ना कोई सबसेट देंगे। तो अब आप उसको सब वेक्टर स्पेस चेक करने की बजाय जो आप वेक्टर स्पेस जानते हैं पहले से, आप उनका किसी न किसी का सबसेट दिखा दो पहले उसे, और फिर क्या चेक कर दो, सब स्पेस चेक कर दो। भाई अगर मान लो आपसे कोई, जैसे मान लो आपसे कोई कहा कि भाई ये W दिया है, कोई भी सेट दे दिया और कोई फील्ड दिया है, आपसे बोला कि भाई बताओ ये जो W है ये किसी वेक्टर, ये खुद वेक्टर स्पेस है या नहीं है, आपसे ऐसा पूछा जाए। अब आप इस सेट को देख के आपने आइडिया लगाया कि यार मैं एक वेक्टर स्पेस ऐसा जानता हूं ना, जैसे मान लो उसने ये लिख दिया कि कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन दिया है उसने, और ओवर मान लो R डिफाइन कर दिया, R प्लस डॉट फील्ड ले लिया। तो अब आपने अगर ये पढ़ा हुआ है कि फंक्शंस का कलेक्शन जो है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो फंक्शन के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन भी तो आ जाते हैं। तो सर मैं ऐसा क्यों करूंगा कि इसको मैं वो सारी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मेरा तो ये W है वो उस V का मैंने सबसेट दिखा दिया, अब इस W को मैं क्या दिखा दूंगा, सब स्पेस, वन स्टेप टेस्ट। तो बाकी चीजें चेक ही नहीं करनी ना, क्योंकि जो सब स्पेस होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस ही होता है। जो सब स्पेस होता है वो अपने आप में क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। अब सब स्पेस चेक करने के लिए तो सर मेरे को तो एक तो इंटरनल चेक करना है, एक एक्सटर्नल चेक करना है। ये क्या एक्सटर्नल, ये क्या इंटरनल। तो आपको केवल केवल कितने कितनी प्रॉपर्टी चेक करनी है, सर मेरे को तो इंटरनल कंपोजिशन चेक करना है,
एक मेरे को एक्सटर्नल चेक जो आपने सबसे पहले लिखवाया था। बाकी इतना जो भी लिखा वो अपने किसी काम का नहीं है, एग्जाम में तो नहीं। अब बताओ, ये समझ आई नहीं बात? और आप ये क्यों आया ये भी देख सकते हो कि सर ऐसे क्या हो जाता है कि इन दोनों प्रॉपर्टी से आपने सब कुछ प्रूव कर दिया। बड़ी बात तो ये है, दिमाग में आना चाहिए आपके कि सर ऐसा क्या हो गया कि हमने वहां तो वेक्टर स्पेस में आपने 4 प्रॉपर्टी तो वैसे लिखवाई और उसके अंदर से 3 और थी, तो 6-7 प्रॉपर्टी हो गई थी टोटल। कि उन 6-7 प्रॉपर्टी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद सोचो, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको वेरीफाई कर रहा है? सब ग्रुप को। जो सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप का सब ग्रुप, उसके लिए चेक करने के लिए वन स्टेप टेस्ट आपको याद होगा, आप ये यूज में लेते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। थोड़ा बहुत चलो ये याद नहीं होगा इसलिए नहीं भी पता होता है, इसलिए लेकिन अपन नहीं जाते हैं इसमें, क्योंकि वही बात है ना, फिर आपको लगेगा वहां की चीजें हमें आती नहीं है। तो ये यहां से ये सब ग्रुप चेक करना होता है। तो सब ग्रुप जो होता है ना वो अपने आप में ग्रुप होता है, जो सब ग्रुप होता है वो अपने आप में एक ग्रुप होता है। तो अगर ये सब ग्रुप बन गया फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते ही और वो ग्रुप बन गया, तो फर्स्ट आप क्या चेक करते हैं? फर्स्ट आप चेक क्या करते हैं? वी फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। तो वो तो इससे आ जाता है और बाकी सारी प्रॉपर्टी यहां से आ जाती है दूसरे वाले से, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी अब आपसे आगे से जब भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको वेक्टर स्पेस चेक करना पड़े, भले ही सब स्पेस चेक करना पड़े, आप किससे चेक करेंगे? वन स्टेप टेस्ट। सर यहाँ पे हम u प्लस वी लगाएंगे, वो वापस v में आना चाहिए और अल्फा डॉट u करेंगे। अल्फा डॉट का मतलब क्या है? सेकंड ऑपरेशन, वो जो भी दे रखा होगा। वो बाद की बात है, जीरो एलिमेंट तो क्यों चेक करना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो जीरो एलिमेंट है वो यहीं आगे ना, इसमें जीरो एलिमेंट का मीनिंग क्या है, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, आप लोग ले आए बीच में। तो जीरो एलिमेंट आप नाम लेंगे बार बार में, जीरो एलिमेंट होगा। अगर जीरो एलिमेंट नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, लेकिन जिसमें जीरो एलिमेंट है तो वो वेक्टर स्पेस हो भी सकता नहीं। जीरो एलिमेंट का मतलब होता है कि जो आपने वेक्टर स्पेस पे फर्स्ट ऑपरेशन डिफाइन किया है उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो एलिमेंट का जीरो एलिमेंट नहीं होता है, मतलब अपन जो बोलते हैं ना वो, चलो अपन तो वो है कि कई बार अपन स्टैंडर्ड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, तो वहां इसमें अब एडिशन में आप आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेते हो? जीरो एलिमेंट ही लेते हो। आप लिखते हो ना कि किसी भी एलिमेंट में जीरो ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जीरो। तो लेकिन हमेशा यहाँ ऑपरेशन एडिशन ही थोड़ी होगा। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाए, दोनों में फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ऑपरेशन क्या लिया था? कंपोजिशन का लिया था, तो वहां एडिशन थोड़ी था। तो तभी देखो आप वहां आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था? F0 आया था, तो जीरो थोड़ी आया था। अब वहां जीरो एलिमेंट कौन था? ये था। तो जीरो एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों की फर्स्ट ऑपरेशन वेक्टर स्पेस का फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट। वेक्टर स्पेस के फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर आपके पास जीरो वेक्टर ही नहीं है तो क्या वो वेक्टर स्पेस बन सकता है क्या? इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप जीरो वेक्टर देख लो। तो जीरो वेक्टर से आप डिस्कार्ड कर सकते हो लेकिन वहां से प्रूफ नहीं होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। आगे जैसे हमने देखा था, आप देखो अभी एक एग्जांपल लिया था जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी से जाके फेल हुआ, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई करी लेकिन लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे जाके फेल हो गया वो, जबकि उसमें तो जीरो वेक्टर भी है। तो जीरो वेक्टर नहीं होगा तो वो सब स्पेस नहीं बनेगा। ये तो हमें चेक करना ही है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि आप फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आप आइडेंटिटी एलिमेंट चेक कर लें वो है कि नहीं है, उसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। अगर वो ही नहीं होगा तो आप पहले ही बोल देंगे कि ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा ना फिर, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी सर उसकी, तो वो वैसे नहीं होगा। तो जब भी आपके एग्जाम में वेक्टर स्पेस पूछें या सब स्पेस पूछे, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। और साथ में एक बगल में लिख लेंगे जीरो वेक्टर चेक करना है। अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि वेक्टर स्पेस के लिए हम सबसे पहले जीरो वेक्टर चेक करेंगे। ये वैसे रूल नहीं होता है लेकिन अपन क्वेश्चन बनाने के लिए रूल लिख सकते हैं
कि सब स्पेस चेक करने के लिए या वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए सबसे पहले हम जीरो वेक्टर चेक करेंगे। अब जीरो वेक्टर का मतलब भी समझ जाना। जीरो वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर नहीं होता है सर, वेक्टर स्पेस के फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर स्पेस के फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? जीरो वेक्टर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ध्यान रखोगे। आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अगर आपको पता नहीं चला होगा वो एक अलग बात है। बाकी आज हमने बहुत गहरी चीजें सीख ली कि हम वेक्टर स्पेस और सब स्पेस यहां से चेक करना सीख लिया हमने। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं, दिमाग लगाना। मैं अगर आपसे कहूं कि कोई फील्ड है, कोई फील्ड है, वो अपने सब फील्ड पे क्या हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा? कोई फील्ड अपने सब फील्ड पे, क्या कोई फील्ड अपने सुपर फील्ड पे वेक्टर स्पेस बनाएगा? कोई फील्ड अपने सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस बनाएगा? मतलब क्या है इसका? मैंने जैसे आपको कह दूं R ओवर Q, ये क्या है? फील्ड। और ये क्या है इसका? सब फील्ड है, कल बताया था मैंने। या फिर आप ले सकते हो R ओवर R ले सकते हो। अब लिखना नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही। सुपर फील्ड पे नहीं बनाएगा, रीजन, रीजन। अब देखो इधर ध्यान दो, ये फील्ड है वो अपने सब फील्ड पे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये फील्ड है अपने सब फील्ड पे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये कोई फील्ड है वो अपने सुपर फील्ड पे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये फील्ड है, ये इसका क्या है? सुपर फील्ड है। अब एक बात बताओ, इसमें स्केलर क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो आप किसी स्केलर को किसी रियल नंबर पे ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? कॉम्प्लेक्स आएगा। तो क्या वापस आर में आया? तो कौन फेल हुआ? सर यहां तो एक्सटर्नल फेल हो जाएगा। कौन फेल होगा? रीजन भी पूछता है कई बार। फेल कौन होगा? एक्सटर्नल फेल होगा। इंटरनल में तो सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आर है वो तो आबेलियन ग्रुप बनता है, आर प्लस तो आबेलियन ग्रुप बन जाता है। लेकिन सर जैसे ही आप एक्सटर्नल पे आओगे तो यहां से आप जब स्केलर लेंगे, आपने मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा लिया, तो सर आप उसमें से वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। वापस वो क्या आना चाहिए था? वेक्टर। लेकिन वो क्या आएगा? स्केलर। तो कभी भी आप ध्यान रखना, कोई भी फील्ड अपने सुपर फील्ड पे कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। रीजन क्या है? कि सर वहां पे एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल हो जाएगा। याद नहीं करना है, वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर सुपर फील्ड, तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं है, फॉल्स है। रीजन एग्जांपल ये लिख सकते हो। तो आप पहले स्टेटमेंट ऐसे लिख लो, एवरी फील्ड इज ए, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर सुपर फील्ड। every field is a vector space over super field। नहीं, क्या लिखा है? every field is a vector space over super field, over its super field। तो स्टेटमेंट क्या है? आगे लिख लो फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। रीजन ये रहा। काउंटर एग्जांपल लिख लो और नीचे रीजन भी लिख सकते हो। एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल होता है इसमें,
तो लिख लेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन नॉट होल्ड, एक्सटर्नल कंपोजिशन इज नॉट होल्ड। जमी बात। तो क्या कोई फील्ड अपने सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो इसमें, ये लिख लो, इसमें रीजन लिख लेना क्यों नहीं बनाएगा। तो अब अगर मैं आपसे कह दूं Q ओवर R वेक्टर स्पेस होगा? Q ओवर R, Q ओवर R, अरे क्या चाह रहे हो? Q ओवर R क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? कत्ल कर दिया एक क्वेश्चन का। Q ओवर R होगा? नहीं होगा ना, तभी तो लिखा है। ये R बड़ा है, Q बड़ा है, Q बड़ा है नहीं, Q बड़ा हो गया आजकल, तो फिर कैसे बनेगा? हाँ, तो बार बार 10 बार लिखना, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा वहां पे। अरे अभी तो लिखा है मैंने, कोई भी फील्ड अपने सुपर फील्ड पे वेक्टर स्पेस, रीजन देख लो ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल फेल हो जाएगा वहां पे, तो ये भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो कल मैंने लिखवाए तो थे आपको कौन सब फील्ड है कौन सुपर फील्ड है, वो इसीलिए लिखवाए थे। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट और ऐड करो इसमें, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस, every field is a vector space, every field is a vector space over, every field is a vector space over subfield। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। हवा हवा में कर दें, हवा हवा में कर दें प्रूफ, करो तो मेरे साथ चलो। फर्स्ट, अब देख लो ना, पेन चलाने की कहां जरूरत है। आप देखो मैंने क्या लिखवाया, कोई फील्ड अपने सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, देख लो कैसे बनाएगा। इधर ध्यान दो, आपने कहा सर एफ ओवर एफ डेस, ऐसा मान लेते हैं, और एफ डेस क्या है सर, ये इसका क्या है, सुपर सब फील्ड है, ऐसा होगा। तो हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप क्या चेक करते हैं सर, एफ प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप, ये तो होता है, फील्ड होता है फर्स्ट ऑपरेशन इंस्टीट्यूट में हमेशा क्या होता है सर, हो गया वो तो। फिर क्या करते हैं कि सर स्केलर है वो कहां से लेते हैं, एफ डेस से, और एलिमेंट जो वेक्टर वो कहां से लेते हैं, एफ से, लेकिन एफ डेस भी कहां से ले रहे हो, एफ डेस कहां से आ रहे हैं, एफ से ही तो आ रहे हैं, तो सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, एफ डेस में एलिमेंट तो आप एफ से ही ले रहे हो, क्यों, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं उसका सब फील्ड, तो ओबियस सी बात है एक्सटर्नल भी वहां पे होल्ड करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल होल्ड नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इसका मतलब यहां दिक्कत करेगा ये। एफ ओवर एफ डेस आपने बात की, तो यहां हम एलिमेंट कहां से ले रहे हैं, एफ डेस से ले रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन कौन सा डिफाइन करेंगे, जो फील्ड पे दूसरा ऑपरेशन है, तो फील्ड के दूसरे ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या बनता है, वो अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बनता है, तो बाइनरी तो बनेगा ही बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो सर एक्सटर्नल भी हो गया, क्या मतलब ये तो सब स्पेस हो गया, चेक कर सकते हो ना। तो सारी, और देख लो ना, हमने जो वो 3 प्रॉपर्टी लिखी थी, वो डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ही तो है, जिनमें से 2 डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन नहीं है क्या, 2 वही है, आप चेक कर लो भले, 2 तो वही है, क्योंकि अब वहां तीनों किसके एलिमेंट आएंगे, वो फील्ड के आएंगे, तो आप क्योंकि ऑपरेशन दोनों के सेम होंगे अब यहाँ पे, क्योंकि हमने कल लिखा था, आप देखो डेफिनेशन में कि फील्ड और सब फील्ड के ऑपरेशन सेम होते हैं, तो यहाँ वेक्टर स्पेस के और इसके फील्ड के ऑपरेशन क्या होंगे, दोनों के सेम ही होंगे। तो ये सब फील्ड है, तो ये भी उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा, सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा, एफ स्टार लगा देंगे तो ये क्या बन जाता है, हमेशा उसका वेक्टर स्पेस बन जाता है। आप डेफिनेशन इसमें लगा के चेक कर लेना, भले ही सेम वही प्रोसेस होगा डेफिनेशन से। तो आज से हमने क्या सीखा कि सर कोई भी फील्ड है वो अपने सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है, लेकिन सुपर फील्ड पे बनाना जरूरी नहीं है और कभी नहीं बनाएगा। अब एग्जांपल इसमें ये लिख लो, ये सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, और कोई लिखना चाहो आर ओवर क्यू, ये भी वेक्टर स्पेस है, और आर ओवर क्यू रूट 2 ये भी वेक्टर स्पेस है, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट सही है तो ये सारी चीजें क्या है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये क्यों है, ये वेक्टर स्पेस क्यों है,
क्योंकि सर फील्ड सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस, फील्ड सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस, फील्ड सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस, फील्ड सब फील्ड पे हमेशा वेक्टर स्पेस। ये ध्यान रखें। अभी बता देंगे ना, अभी तो क्लास होने वाली है अपनी, 5-7 मिनट की क्लास बची, कल इसका सॉल्यूशन कर देंगे ना। आज 5 मिनट और परेशान हो लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों? आज अपन यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, बाकी कल इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ के आना अच्छे से। कोई चीज़ नहीं समझ में आए ना, क्लास से आते ही तुरंत पहले पूछ लिया करो। जिससे आपको कोई चीज़ परेशान करे, नहीं पल्ले पड़ी हो, तो आते ही सबसे पहले वो डिस्कस करो कि सर ये बताओ। एक बार रीडिंग लगा लो 2 मिनट, जो जो पढ़ा है, और जो भी आपको दिक्कत कर रहा है, माइंड में नहीं जा रहा है, आप उसको मेरे से अभी डिस्कस कर सकते हो। क्या लगता है, लीनियर सीख जाओगे? क्या लगता है? बस, तो अब लग रहा है तो आगे तो लगता ही रहेगा। इसीलिए तो कहता हूँ ना, मैं हमेशा इसीलिए हार्ड से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो बच्चा मेरे डेमो झेल गया वो आगे हमेशा मेरे से ही पढ़ेगा। क्योंकि मैं टफ से स्टार्ट इसीलिए करता हूँ। अब मैं मैट्रिक्स पढ़ाता, किसको समझ में नहीं आता? या जीरो मैट्रिक्स लिखता, नल मैट्रिक्स उछल उछल के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या समझ नहीं आती आपको? स्केलर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स, जाके देख लेना, डायगनल मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, किसको नहीं आती? तो 3 दिन तो ये चलेगा नहीं। अपन पहले दिन ही कह देते हैं भाई इस लेवल का है, अगर बस की बात है तो ठीक है, नहीं अपना दूसरा रास्ता सही है। क्योंकि एग्जाम में लेवल कम नहीं आता है, मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा, एग्जाम में तो लेवल वैसा ही आना है ना।